हेलो दोस्तों, सामाजिक न्याय के नायकों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एक ऐसे नायक के विषय में बात करने चल रहे हैं जिनके विषय में बहुत कम पढ़ा लिखा गया है, जिनके विषय में इस देश के जो भी लेखक रहे, इतिहासकार रहे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा नहीं है। वह व्यक्ति इतना महान था कि जब पढ़ने लिखने पर आया तो ICS जैसी कठिन परीक्षा को क्वालिफाई कर दिया, जिसे आज के समय में IAS कहा जाता है। उस समय वह सेवा जो है ICS के नाम से जानी जाती थी। सबसे कठिन परीक्षा इस देश की मानी जाती थी, उसको उसने क्वालिफाई किया। जबकि उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि उसके लोगों को असभ्य, जंगली, वनवासी कहा जाता था, लेकिन तब पर भी उसने उस परीक्षा को क्वालिफाई किया। जब वह पढ़ाने पर आया तो तमाम राजे रजवाड़ों के बच्चों को पढ़ाता था। राजकुमार उससे पढ़ते थे, अर्थशास्त्र की शिक्षा उससे लिया करते थे। और इस देश की जो 30 लाख आबादी थी, जिसके अधिकारों से उसे वंचित करके रखा गया था, उसने उन अधिकारों को उन्हें दिलाने का कार्य किया। और वह जब खेलने पर आमादा हुआ तो इस देश को गोल्ड मेडल दिला करके ही माना। और वह जब शिक्षक बन करके कई देशों में गया तो कई देशों के राजकुमार उससे पढ़ा करते थे। अर्थशास्त्र का ज्ञान वह सबको दिया करता था। और जब वह इस देश की राजनीति में आया, संविधान सभा में आया, संविधान बनाने में उसने भूमिका अदा की। और इस देश के जो उस समय के वर्तमान 30 लाख की जनसंख्या थी, जिसे शोषित वंचित कहा जाता था, जिसे इस प्रकार कोई भी अधिकार नहीं हासिल था, जो जंगलों में निवास करती थी, उसके हक अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया था, उन लोगों के अधिकार की बात उसने रखा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मरड़-गोम के जयपाल सिंह मुंडा। मरड़-गोम का अर्थ होता है सर्वोच्च नेता, यानी कि अगुआ नेता, जो सबका अगुआ हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। उसे आदिवासी भाषा में मरड़-गोम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी के विषय में बात करेंगे, उनके संघर्षों के विषय में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। जयपाल सिंह का जन्म झारखंड राज्य के रांची जिले के टकरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरू पाहन था और इनका नाम जो बचपन का नाम था वह नाम था प्रमोद पाहन। यह बचपन से ही काफ़ी प्रवीण बुद्धि के थे। इनके पिताजी वहाँ के धार्मिक कार्यों को संपादन कराते थे। धार्मिक कार्य जिस तरह से हिंदुओं में होते हैं उस तरह के नहीं, जो आदिवासियों के धार्मिक कार्य होते हैं। धार्मिक कार्यों से ज़्यादा उनका कार्य था नैतिक कार्य, जो समाज के देखभाल करना, उस काम को किया करते थे। शुरुआत में इनकी शिक्षा दीक्षा गाँव में ही हुई। उनका नाम प्रमोद से जयपाल कैसे पड़ा, इसके विषय में अपने जीवनी में बताते हैं कि मुझे भी मालूम नहीं कि मेरा नाम प्रमोद से जयपाल कब पड़ गया। अपने जन्मतिथि की एग्जैक्ट तारीख को भी नहीं बता पाते हैं। वे बताते हैं कि मैं लगभग 8-10 साल का रहा हूँगा जिस दिन मेरा नाम शायद बदला गया था। घर में लोग मुझे प्रमोद कहते थे और 3 जनवरी के पहले तक मेरा नाम यही था। लेकिन 3 जनवरी को जब मैं अपने आबा यानी पिता अमरू पाहन के अंगुलीथा में सकुचाते हुए रांची के संत पाल स्कूल पहुँचा था, तो न सिर्फ मेरी पैदाइश की तारीख बदल गई बल्कि मेरा नाम भी बदल गया। संत पाल स्कूल के प्रधानाध्यापक कौनन कासगरेव थे, जो मिशनरी थे, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। वे चाहते थे कि इस देश के जो आदिवासी बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, उन्हें उनका अधिकार मिले, जिस अधिकार से वे वंचित हैं, वे यही चाहते थे। सन 1918 का समय आता है, उस समय वे रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उनके दिमाग में रहता है इस बच्चे की जो विलक्षण प्रतिभा थी, उन्होंने कई अवसरों पर उसको देखा भी था। उन्होंने अपना मन बनाया कि मैं इस बच्चे को ले जाऊंगा अपने साथ में, वहाँ शिक्षा दीक्षा का कार्य इसका कराऊंगा। कौनन कासगरेव ने जयपाल सिंह से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ शिक्षा दीक्षा दिलाने का काम करूंगा, वहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी। और जयपाल सिंह ने तुरंत अपने मन बना लिया कि मुझे जाना ही है। उनके पास इतना भी समय नहीं था कि जा करके अपने गाँव में अपने माँ बाप से भी मिलाएं। वे तुरंत तैयार होते हैं, पासपोर्ट तैयार होता है, वे लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद उनका एडमिशन लंदन में होता है। लंदन में उनके गुरु चाहते थे कि ये पादरी बने, ईसाई मिशनरी बने। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उनकी शिक्षा में निखार आता गया, उसके बाद इनका एडमिशन दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। वहाँ पर जाकर के ये हाई स्कूल करते हैं, उसके बाद अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहते हैं। उच्च शिक्षा में मास्टर्स के में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और वे उस समय पढ़ाई के दौरान जो भी वहाँ पर सभाएँ होती थी, गोष्ठियाँ हुआ करती थी, उसमें भी शामिल होते थे। ये सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं तल्लीन थे बल्कि अलग अलग विभागों में भी ये शामिल थे। जैसे खेलना इनकी सबसे अच्छी रुचि थी। ये अपने जीवनी में लिखते हैं कि खेल मेरे खून में था, मुझे खेल बहुत पसंद था। ये अक्सर खेला करते थे, कई प्रकार को खेल खेला करते थे। इनको शुरुआत में क्रिकेट के लिए जाया करते थे, लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ। बाद में ये हॉकी की तरफ ज़्यादा इनका रुझान हुआ और हॉकी भी खेला करते थे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और सभाओं गोष्ठियों में भी जाया करते थे, निबंध प्रतियोगिताओं में भी जाया करते थे। यानी राजनीति में भी इनकी अच्छी खासी रुचि थे। साल 1928 का दौर आता है, भारतीय हॉकी टीम इंग्लैंड में खेलने के लिए आती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है हॉकी का। इन्हें उसका हॉकी का कप्तान बनाया जाता है। हॉकी की टीम आती है,
वे वेल मेंटेन नहीं होते हैं। इंडियंस यहाँ से जो भी जाते हैं उसमें गरीबी का माहौल था। वे वहाँ पर जाते हैं तो ध्यानचंद को और साथियों को कपड़े दिलवाते हैं, अच्छे सूट बूट दिलवाते हैं। ये टीम उनकी तैयार होती है खेलने के लिए। 2 प्रैक्टिस मैच होते हैं। पहला प्रैक्टिस मैच इंग्लैंड के खिलाफ होता है जिसे 4-0 के गोल दागे गए जिसमें, और एक तरफा मैच भारत ने प्रैक्टिस मैच में ही जीत लिया। उसके बाद रोज़ेल्विक से भी मैच हुआ जो 18-0 से भारतीय जीत गए। इस तरह से पूरे इंग्लैंड में अखबारों में छपने लगा कि इस बार सिर्फ इंडिया ही जीतेगी, जिसकी कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा कर रहे हैं। और वह हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुआ। उसे यह डर था कि हो सकता है कि यदि भारत जीत जाए तो हम लोगों की बेइज्जती होगी, चूंकि भारत उस समय इंग्लैंड का गुलाम था और यदि गुलाम मालिक के सामने जीत जाता तो उसकी बेइज्जती होती, इसलिए वह खेलने के लिए नहीं गया। इसके बाद मुख्य प्रतियोगिता चालू होती है। पहला मैच ऑस्ट्रिया से होता है जिसमें ध्यानचंद जी ने अच्छा गोल किया, उनका नाम होता है। दूसरा मैच वियना से होता है। वियना के खेल में जयपाल सिंह मुंडा ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे दिन के अखबारों में, पूरे पेपर में स्टेट्समैन ने एक बड़ा कॉलम छापा, उनकी तारीफ किया। इस तरह से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए हॉकी का वर्ल्ड कप जीता, गोल्ड जीता। भारत ने गोल्ड तो जीत लिया लेकिन वे सेमीफाइनल और फाइनल मैच नहीं खेले थे। इसके पीछे उनका काफ़ी कारण थे। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें खेलने नहीं दिया, उनके साथ काफ़ी जातिगत व्यवहार हुआ, उनके साथ काफ़ी जातिगत व्यवहार हुआ, उनके रंग को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्हें खेलने नहीं दिया गया। और आज तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि हॉकी जिस खेल से वे अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसके खेल के कारण उन्होंने ICS जैसी नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि जब ICS की ट्रेनिंग में थे उसी समय ये वर्ल्ड कप हो रहा था। ये अधिकारियों से छुट्टी मांगने गए तो अधिकारियों ने कहा कि छुट्टी नहीं मिलेगी, या तो आप खेल खेलिए या फिर प्रशासनिक सेवा में रहिए। इनके सामने 2 रास्ते थे। ये इनका परिवार गरीब था, इनके सामने बड़ा अच्छा खासा कैरियर था। ये जिस बैकग्राउंड से आते थे उस बैकग्राउंड से आकर के उठ करके इतना बड़ा नाम बनाना कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने देश सेवा को चुना। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने देश का सेवा करता हूँ खेल के माध्यम से और इंग्लैंड को हराते हैं हम लोग, तो हमारा नाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इसलिए उन्होंने ICS को त्याग दिया। न जाने क्या हुआ कि जिस खेल से वे अत्यधिक प्रेम करते थे हॉकी से, उसे उन्होंने आजीवन के लिए छोड़ दिया। इसका कारण आज तक भी नहीं पता चल पाया। उन्होंने अपनी जीवनी में भी इसके बहुत कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। ध्यानचंद जी अपने आत्मकथा गोल में बताते हैं कि हम लोग इन्हें अपना आदर्श मानते थे। न जाने किस कारणवश इन्होंने खेल को छोड़ दिया। इन्हीं के कप्तानी में भारत ने इतनी ऊंचाइयों को हासिल किया। लेकिन ध्यानचंद का नाम हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का नाम नहीं जानता है। जिस टीम में ध्यानचंद खेले, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, लेकिन उसके कप्तान को लोग नहीं जान सके हैं। न जाने इसका क्या कारण रहा है। हमारे इतिहासकारों ने उन्हें पाठ्य पुस्तिकाओं में नहीं शामिल किया, इतने बड़े व्यक्तित्व को शामिल नहीं किया जिसका व्यक्तित्व चारों तरफ था, जो चारों तरफ खिला हुआ, जैसे कमल खिलता है उसी तरफ से ये भी खिले हुए थे। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी थे, खेल में भी थे, राजनीति में भी थे, चारों तरफ थे। यदि इन्हें पाठ्य पुस्तिकाओं में शामिल किया जाता, जो आदिवासी बच्चे हैं, SC ST के बच्चे हैं, इनसे प्रेरित होते कि किस बैकग्राउंड से आकर के इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है देश के लिए, तो शायद हमें भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जो है हमारे पाठ्य पुस्तिकाओं में शामिल नहीं किया जाता है, जिससे बच्चे मोटिवेट होते। 1929 में वे भारत आते हैं। भारत आने के बाद उन्हें भारत की सबसे बड़ी कंपनी वर्मा सेल ऑयल में नौकरी मिलती है और इस देश में सबसे बड़ा पद मिलता है। जहां भारत में अंग्रेजी कंपनियों में लोगों को चपरासी और बाबू तक के पद मिलते थे, लेकिन इन्हें इनकी योग्यता के दम पर सबसे बड़ा पद मिला। उस समय ICS को जो वेतन मिलता था 450 रुपये था, लेकिन जिस कंपनी में ये आए वहाँ पर इनको 750 पाउंड मिलता था। इतनी बड़ी नौकरी में काम करते थे। कंपनी में काम करते समय उनके 2-3 मित्र भी बनते हैं। उनके एक मित्र की मौसेरी बहन से उनकी मुलाकात होती है, जिनका नाम तारा मजूमदार था, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी की नातिन थी, जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे। वैसे तो जयपाल सिंह अपने पढ़ाई के दौरान इन सभी चक्करों में नहीं पड़े थे, लेकिन तारा मजूमदार ने ही सामने से आकर के प्रपोज किया था। जयपाल सिंह मुंडा और तारा मजूमदार की अंततः शादी हो जाती है। शादी के बाद तारा मजूमदार चूंकि बड़े खानदान से थी, इनके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से थे, तो गवर्नर हाउस में इनको इनविटेशन भी मिलते थे खाने के लिए। लेकिन लोगों को, कंपनी में जो बड़े पदाधिकारी और भी काम करते थे, उनको ये लगने लगा कि हमारी कंपनी का एक जो पदाधिकारी है उसको गवर्नर हाउस से निमंत्रण आते हैं। लोगों के दिल में जलन होने लगी। इस जलन के कारण उन्होंने इनको इनके पद से हटवा दिया। ये बेरोजगार हो गए और इनके सामने फिर रोजगार का संकट उपस्थित हो गया कि किस तरह से आजीविका को चलाया जाए। कुछ दिनों बाद फिर संयोग से इन्हें साउथ अफ्रीका में अध्यापक की नौकरी मिल गई। ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ राजे रजवाड़े के बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। अर्थशास्त्र लोगों को पढ़ाते थे। अर्थशास्त्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी।
वहाँ पर वे शिक्षक का कार्य करते करते प्रिंसिपल के पद पर पहुँच गए। लेकिन वहाँ भी लोगों को ये रास नहीं आया, एक बाहर से आया हुआ आदमी, नस्ली आदमी जो रंग में इस तरह का है, हमारे यहाँ स्कूल का जो है प्रिंसिपल बन गया है, इससे लोग इन बातों को पचा नहीं पाए। वहाँ भी इनके साथ गलत होता है। इस नौकरी में उन्हें मजबूरन इस नौकरी को छोड़ना पड़ता है। उस नौकरी को छोड़ करके ये पुनः भारत आ जाते हैं। यहाँ कई जगहों पे काम करते हैं, कश्मीर में भी काम करते हैं। लेकिन कश्मीर का मौसम इनकी पत्नी तारा को रास नहीं आता है। तब तक इनका एक बालक बच्चा भी हो गया था, अफ्रीका जाते समय हुआ था। इनकी पत्नी को और इनके बच्चे को वहाँ का मौसम रास नहीं आता है, वहाँ से भी छोड़ देते हैं। फिर सन 1938 का दौर आता है, जब इनकी राजनीति में इनका कद बढ़ने का समय आता है। अब हम लोग उनके किस तरह से उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाया उस पर चर्चा करेंगे। वे राजनीति में कदम रखने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और माँ के चरण छूते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं अब राजनीति में जा रहा हूँ। उनकी माँ कहती हैं कि भाई तुम्हारा जो इच्छा करे तुम वो करो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि किसी से धन्यवाद की उम्मीद मत रखना कि लोग मेरी प्रशंसा करें इत्यादि चीज़ें। क्योंकि हम जिस वर्ग से आते हैं वहाँ पर प्रशंसा की उम्मीद ही मत किया करो, लोग हमारा धन्यवाद नहीं करेंगे। इसके बाद वे राजनीति में कदम रखते हैं। एक आदिवासी सभा का गठन होता है जिसमें कई लोग थे। उन लोगों ने विचार किया कि इस आदिवासी जो भी हमारा सभा है, इसकी अध्यक्षता, इसकी बागडोर हम लोग जयपाल सिंह को सौंप देंगे। चूँकि जयपाल सिंह विदेशों से पढ़ करके आए हैं, उन्हें देश दुनिया और तमाम चीज़ों का ज्ञान अधिक है, इसलिए उन्होंने उचित समझा कि जयपाल सिंह इस लड़ाई को कायदे से आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने जयपाल सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखा। जयपाल सिंह तैयार हो गए। इसके बाद 20 नवंबर 1939 को एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है कि सभी आदिवासी इकट्ठा होंगे अपने हक अधिकार के बातों को लेकर के। इसकी खबर जब कांग्रेस को लगती है तो कांग्रेस लोगों को भड़काना शुरू करती है कि यदि इतना जो विशाल जनसमूह है इकट्ठा हो गया, अपने अधिकारों की मांग करने लगेगा, अपने जो भी उनके अधिकार हैं हमें देने पड़ जाएंगे। एक और समस्या सामने खड़ी हो जाएगी, चूँकि मुसलमानों की समस्या सामने थी ही, दलितों की समस्या सामने थी। यदि अब आदिवासी भी सामने आ जाएंगे तो एक समस्या और खड़ी हो जाएगी। उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि ये ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ करके आए हैं, बड़े विद्यालयों में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड जैसे भोग विलास का जीवन जिया है, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में खाया पिया है, हमारी आपको समस्याओं की ये क्या जान पाएंगे, हमारी ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं है ये। इस तरह से उन्होंने लोगों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन लोग उनके बहकावे में नहीं आए। और 20 नवंबर 1939 को जो जनसभा हुई, उस जनसभा में अपार भीड़ इकट्ठा हुई, आदिवासियों की लाखों की संख्या में सभी आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। वहां उस सभा की बागडोर उन्हें सौंपी गई। उन्होंने 20 जनवरी को अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। मैं लगभग 20 साल से आप लोगों के बीच भी नहीं था। अब आप हमारी आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी के लिए आगे आने वाले संघर्ष में मुझसे नेतृत्व करने के लिए कह रहे हैं। आप मुझे एक ऐसे सेवक जो आपकी सेवा करे, मुझे आमंत्रित करके सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। मेरे गुरु स्वर्गीय केनन कासगरेव की अंतिम इच्छाओं में से एक इच्छा थी कि मैं छोटा नागपुर वापस आऊं। मेरे गुरु की इच्छा थी कि मैं छोटा नागपुर वापस आऊं और अपने लोगों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उनका नेतृत्व करूं। मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपका निष्ठावान समर्थन हमेशा मेरी शक्ति एवं प्रेरणा रहेगा। इसके बाद रांची और सिंहभूम में जिला परिषद चुनाव होते हैं, जिसमें रांची में 25 सीटों में से 16 सीटों पर आदिवासी महासभा जीतती है और सिंहभूम में 25 में से 22 सीटों को जीतती है, जिससे सारे कांग्रेसियों में हड़कंप मच जाता है कि ऐसा क्या किया जयपाल सिंह ने जो उनको इतना जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने आदिवासियों को अपनी तरफ लुभाने के लिए रामगढ़ में अपना 53वां अधिवेशन रखा। 1940 में उन्होंने आदिवासियों के एकत्रित करने के लिए यह अपना अधिवेशन रामगढ़ में ही रखा, उस इलाके में। लेकिन उसी समय सुभाष चंद्र बोस भी फॉरवर्ड ब्लॉक दल बना करके लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। वे कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा सुभाष चंद्र बोस से मिलते हैं और कहते हैं कि आप हम एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, आप उस सभा में आइए। सुभाष चंद्र बोस और जयपाल सिंह के प्रयासों के कारण पूरा रांची बंद रहा, जिसके वे अपनी जीवनी में बताते हैं, जिस कारण गांधी जी ने मुझे पूरे जीवन माफ नहीं किया। वे मुझसे सदा नाराज रहे, चूँकि मैंने उस अधिवेशन का बहिष्कार कराने का प्रयास किया था। इसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है। इंग्लैंड में सरकार बदलती है। 1945 में भारत को आज़ाद करने के लिए वहाँ के 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री भारत में आते हैं, जिन्हें कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संविधान सभा का चुनाव होता है। उस समय उस चुनाव में जयपाल सिंह हार जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की पहल पर जयपाल सिंह को संविधान सभा में रख लिया जाता है। संविधान सभा में रहते हुए उन्होंने संविधान में अपने लोगों को
हक अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जिसे जयपाल सिंह मुंडा ने पूरा समर्थन दिया, लेकिन जब उनकी बारी आई 19 दिसंबर 1946 को बोलने के लिए तो उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि आदिवासी जीवन समाज के हर स्तर पर सदियों से जो बाहरी भेदभाव, लूट और दोहन जारी है, नए भारत में से रोकना स्वतंत्र होते देश की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, एक जंगली एक आदिवासी होने के नाते संकल्प की जटिलताओं में हमारी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमारे समुदाय का कॉमन सेंस कहता है कि हम में से हर एक ने इस आज़ादी के लिए संघर्ष की राह पर एक साथ मार्च किया है। मैं सभा से कहना चाहूँगा कि अगर कोई देश में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है तो वे हमारे लोग हैं। पिछले 6000 सालों से उनकी अपेक्षा हुई है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूँ उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी घुसपैठिए हैं। इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत जयपाल सिंह मुंडा के अंदर ही थी, जो लोगों को उनके सामने कह रहे थे कि तुम लोग बाहरी हो, आप सभी लोग जो यहाँ इकट्ठे हो, बाहरी हो, घुसपैठिए हो, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। उन्होंने बोलते समय अपने आप को जंगली आदिवासी कहा और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूँ, मैं जंगली हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। जिस कारण आज भी आदिवासियों को अपने आप को आदिवासी कहने में जरा भी लज्जा महसूस नहीं होती है। वे कहते हैं कि हम इस देश के यहाँ के मूल निवासी हैं। उन्हीं की बातों से प्रेरित होकर के वे सभी कहते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा, इसलिए यहाँ जो संकल्प पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा है। आप सब आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते हैं, बल्कि आपको लोकतंत्र उनसे सीखना चाहिए। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हुए हैं। इसके बाद देश में आम चुनाव आ जाते हैं। 1952 में इनकी पार्टी झारखंड मोर्चा चुनाव लड़ती है और 32 सीटों पर विधानसभा में जीत हासिल करती है और 4 सीटों पर संसद में जीत हासिल करती है, और जिससे ये साबित हो जाता है कि झारखंड इन झारखंडियों का है, इन मूल निवासियों का है, आदिवासियों का है, इस पर इनका नैसर्गिक अधिकार है, झारखंड पर किसी का अधिकार नहीं है, यहाँ से साबित हो जाता है। इसके बाद सभी कांग्रेसी घबरा जाते हैं। इस घबराहट में आकर के जवाहरलाल नेहरू ने जहांरा नामक एक महिला को उनका सचिव बनवा दिया। इसी बीच जब वे राजनीति में सक्रिय थे, काफ़ी दिनों से तारा से उनका मेल जोल नहीं था। जब जहांरा उनके संपर्क में आती है तो उनका मन बदलने लगता है। जहांरा से उन्होंने विवाह कर लिया। इसके बाद उनसे एक बच्चा भी उत्पन्न होता है। इसी तरह से राजनीतिक जीवन चलता है, लेकिन जहांरा उनके जड़ों को खत्म करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे। वे समझते थे कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन जहांरा उनकी जड़ों को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही थी। इसके बाद 1957 का दौर आता है। दूसरी बार चुनाव होते हैं, देश में आम चुनाव होते हैं। 34 विधायक और 5 सांसद इनकी पार्टी के जीतते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा था, जहांरा के कहने से ज़्यादातर हो रहा था। ये राज्यसभा में खुद भेजने के लिए अपने आप को आतुर होती है कि मुझे राज्यसभा में जाना है, लेकिन पार्टी दूसरे को लड़ाना चाहती थी। जबरदस्ती ये राज्यसभा में भी चली जाती है, जिससे इनके पार्टी के काफ़ी लोग इनसे नाराज़ होते हैं कि ये अलग मुँह फार्म्स में फंस चुके हैं, लेकिन ये अपना कार्य करते रहते हैं। इसी बीच झारखंड को अलग करने की मांग चलती रही। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि झारखंड को झारखंडियों के लिए रिजर्व कर दिया जाए, उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए। यहाँ के जो आदिवासी है, मूल निवासी है, यह प्रदेश उनका है, इन्हें अलग कर दिया जाए। इसको लेकर के वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू से मिलते हैं और कई बार प्रस्ताव रखते हैं कि झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए, लेकिन ये लोग उस प्रस्ताव पर विचार नहीं करते हैं। इसके बाद 1962 में आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव में इस बार पार्टी का रुतबा डाउन हो गया। 34 सीटों से घट करके पार्टी में सिर्फ 22 विधायक जीत सके, और जो 5 सांसद पिछली बार जीते थे, अब सिर्फ 4 सांसद ही जीत सके, जिससे लगने लगा कि अब पार्टी कमजोर हो रही है। इसी बीच कांग्रेस ने जयपाल सिंह को प्रस्ताव दिया कि यदि आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करते हैं तो हम लोग आपकी बात को मान लेंगे और एक झारखंड को अलग राज्य बना दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के उनका यही विचार था कि झारखंड को किसी भी तरीके से अलग राज्य बना जाए। वे उसी किसी भी स्तर पर तैयार थे। उन्होंने इसीलिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, लेकिन वे कांग्रेस के कूटनीति को नहीं समझ पाए। कांग्रेस ने उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया भी, लेकिन 30 दिन के अंदर ही उनके पद से उन्हें विमुक्त कर दिया जाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि मेरे साथ छल हुआ है। कांग्रेस के चुनाव के समय इन्होंने इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दिया था 1967 में कि ये बीमार पड़ जाते हैं। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी जगह भर्ती कराया जाता है जहां इनसे कोई मिल नहीं सकता था। लगभग 1 महीने तक वहां कैद करके इन्हें रखा जाता है। इनसे कोई नहीं मिल सकता था। इधर बीच पार्टी में अलगाव हो जाता है। पार्टी अलग अपने राह पे चलने लगती है। वे समझ जाती है
इस समय जयपाल सिंह दूसरी राह पे चल रहे हैं और वहाँ पर जयपाल सिंह परेशान 1 महीने तक वहाँ अलग ही एकांतवास में रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अपने दोस्त की सहायता से वे मुक्त होते हैं और वे फिर विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। वे इन सभी चीज़ों को भुला देना चाहते थे, वे एक नई शुरुआत चाहते थे। वे समुद्री यात्रा पर निकलते हैं और जाते हैं, वहाँ अपनी किताब आत्मकथा लिखते हैं, लोर बिद सिंदरा। ये आत्मकथा काफ़ी प्रचलित होती है आगे चल करके। उसके बाद वहाँ से तरोताज़ा होकर के फिर वापस आते हैं, फिर आते हैं और फिर चाहते हैं कि मैं राजनीति के क्षेत्र में अपने लोगों के लिए फिर से काम करना शुरू करूं। फिर आकर के उस पार्टी के लोगों से मुलाकात करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आते हैं और अपनी गलती को लोगों के सामने स्वीकार करते हैं कि मैंने जो पार्टी का विलय किया था कि वह गलत था, मैं बीच में कुछ तानाशाह हो गया, मैं गलत था। वे अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करते हैं और वे कहते हैं कि जो मुर्गे को हम लोगों ने बांग देना सिखाया था उसी मुर्गे को फिर से खड़ा करना है, फिर से बांग दिलाना है। मैं आप लोगों के साथ मिल करके एक नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहता हूं। जब उनकी बात लोग सुनते हैं तो फिर से खुशी से झूम जाते हैं कि हमारा वही पुराना नायक फिर नए अवतार में आ गया है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। हम लोग अपने नायक के साथ फिर चलेंगे और लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार भी होते हैं और एक सभा का आयोजन भी बुलाया जाता है। 13 मार्च 1970 को उस सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ छल किया। उन्होंने कहा था कि हम झारखंड राज्य बना देंगे, इसके आधार पर मैंने अपनी पार्टी का विलय किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ छल किया। इस सभा के समाप्त होने के 20 दिन बाद ही उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि वे वापस आ गए थे एक नई ऊर्जा के साथ, फिर उस क्रांति को खड़ा करना चाहते थे, इसलिए उनके विरोधी, उनके प्रतिद्वंदी उनको मरवाने में ही सब अपना भला समझते थे, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। मेडिकल रिपोर्ट बताती थी कि उनका हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन इस नायक ने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया और वह चाहता था कि झारखंड एक अलग राज्य बने। उसका सपना 30 साल बाद सन 2000 में पूरा हुआ और झारखंड अलग राज्य बना, उसके सपनों का राज्य बना, उसके लोगों का राज्य बना, उन आदिवासियों का जो उनकी नैसर्गिक जमीन थी, उनकी धरती थी, वह राज्य बना। कुछ लोग कहते हैं कि इस देश को बनाने में सिर्फ गांधी, नेहरू ऐसे जैसे इनके जैसे कुछ लोगों का ही हाथ है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का नाम उस श्रेणी में नहीं गिनाते हैं। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने उस समय की लगभग 30 लाख की आबादी, जो आज लगभग 13 करोड़ के आसपास की आबादी है, उसकी अगुवाई की थी। वे भी मेक इन इंडिया में अपना पूरा सहयोग दे रहे थे, लेकिन उनका नाम उस श्रेणी में नहीं लिया जाता है। अपने आदिवासी समुदाय, अपने देश के लिए उन्होंने कम बलिदान नहीं दिया था। ICS जैसी कैरियर को उन्होंने छेड़ करके इस देश के लिए खेलना पसंद किया। उन्होंने ICS की नौकरी को छोड़ दिया। ICS की नौकरी छोड़ने वाले तो सुभाष चंद्र बोस भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, लेकिन ये लोग बड़े घरानों से संबंध रखते थे। इतने बड़े महान व्यक्तित्व के विषय में हम लोग आज तक नहीं जान पाए हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन हम लोग उनके विषय में ही नहीं जानते थे, उनके आंदोलन को नहीं जानते थे। इसका कारण ये रहा कि यहाँ के जो लेखक, इतिहासकार रहे, यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर तो काफ़ी कुछ लिख दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। पिछले कुछ वर्षों में अम्बेडकर को लेकर के काफ़ी कुछ लिखा जाने लगा है। शुरुआत में उनके साथ भी यही हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा को दबाया नहीं जा सका। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा की बातों को दबाया गया, उनकी बातों को सामने नहीं रखा गया। मैंने ये पूरी जो जीवनी बताई एक किताब के माध्यम से बताई, जिसका नाम है मरण घोम-के जयपाल सिंह मुंडा, जिसके संपादक हैं अश्विनी कुमार पंकज जी। नमन है ऐसे वीरों को जो इस धरती पर जन्म लिए, जो अपनी आदिवासी सभ्यता को, अपने मूल निवासी सभ्यता को जिंदा रखने में कायम रहे और आज भी उनके लोग अपनी सभ्यता को बचाने में लगे हुए हैं। चाहे विकास के नाम पर उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, लेकिन वे अपनी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति को बनाए हुए रखे हुए हैं। नमन है ऐसे लोगों को, नमन है बिरसा मुंडा को जो उनकी जाति में जन्म लिए, जो उनके कुल में जन्म लिए। नमन है जयपाल सिंह मुंडा को। अगले सेशन में फिर एक नए नायक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।